Yes, good morning, friends. Please raise your hands if my audio video is clear. Okay, now we will start the next question of the NCERT exercise. देखिए, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था। अभी 14th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें बेसिकली क्या दे रखा है, तीन पार्टिकल्स का ट्रैक बता रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एंड गिव द साइन ऑफ द थ्री चार्जेस विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। सो नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको इस तरह से एक डायग्राम दिखा रखा है जिसमें एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। इसमें तीन पार्टिकल मूव कर रहे हैं। ये फर्स्ट पार्टिकल है। फर्स्ट पार्टिकल ऐसा आता है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करते ही वो ऐसा डिफ्लेक्ट होता है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल। सेकेंड पार्टिकल ऐसा दिखा रखा है एंड दिस इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द सेकेंड पार्टिकल। थर्ड पार्टिकल विच इज मूविंग ऑन दिस पाथ, इट विल डिस्प्लेस लाइक दिस। ये थर्ड पार्टिकल का पाथ बता रहा है। तो तीनों पार्टिकल इसमें क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनका नेचर क्या होगा। नेचर क्या होगा तो वो तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल है, अगर वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब वो कैसे होंगे, वो नेगेटिव पार्टिकल होंगे। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है दैट फर्स्ट एंड सेकंड पार्टिकल आर नेगेटिव पार्टिकल्स, negatively charged particles. And third particle is positively charged particle. ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव पार्टिकल है। ओके, अब इसमें ये पूछा गया है कि कौन से पार्टिकल का चार्ज अपॉन मास का रेशियो सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है। वो हम लोग डिसाइड करेंगे डिफ्लेक्शन से। जिसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा उसका चार्ज अपॉन मास का रेशियो भी सबसे हाईएस्ट होगा। बेसिकली इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो हमें क्या एक कंसीडरेशन करना पड़ेगा। कंसीडरेशन ये होगा कि सारे पार्टिकल्स का जो चार्ज है वो सेम है और मास भी सेम है। दैट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्टिकल हैव सेम चार्ज ई। प्लस माइनस हो सकता है नो डाउट, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसका चार्ज भी ई है, इसका भी ई है और इसका चार्ज भी ई है। इनका माइनस ही है, इसका प्लस ही है बस, लेकिन सेम चार्ज होगा। इसके अलावा उनका मास भी कैसा है, उन सबका मास भी क्या है, सेम है। तो ये कंसीडरेशन हमें करने पड़ेंगे। अगर ये कंसीडरेशन करते हैं तो मैं एक फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। इसके लिए हम अलग से डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग दिखाएंगे। अच्छा, ये कैसे पता लगा कि इसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है, तो यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, इसका एक्चुअल पाथ ड्रॉ करो। एक्चुअल पाथ ड्रॉ करने के बाद में आप इसमें ये दिखाओगे कि ये इतना डिफ्लेक्ट हो रहा है अपने पाथ से। इसी तरह से इसका एक्चुअल पाथ ड्रॉ करेंगे तो इसका डिफ्लेक्शन ये हो रहा है, और फर्स्ट पार्टिकल का एक्चुअल पाथ ड्रॉ करेंगे तो इसका डिफ्लेक्शन ये हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो डिफ्लेक्ट हो रहा है वो थर्ड पार्टिकल है, तीसरा पार्टिकल है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। एनीवेज, अब हम लोग इसके डायग्राम में देखिए एक कैलकुलेशन करते हैं इसके डायग्राम की। ये प्लस प्लेट है और ये माइनस प्लेट है। फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल कितनी लेंथ कवर करता है, एल लेंथ कवर करता है, और जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है ये ऐसा नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड पार्टिकल की बात कर रहे हैं। थर्ड पार्टिकल जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होगा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड रास्ते में नहीं आता तो ये कैसा ट्रेवल करता, तो ये स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता। लेकिन जैसे ही ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, इस पर नेगेटिव प्लेट अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, पॉजिटिव इस पर रिपल्शन फोर्स लगाता है, और ये इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये यहाँ तक आ जाता है।
तो हम लोग ये बात करेंगे कि इसने वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया। ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इसको हम h से लिख देते हैं। सो द डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज h। ओके, अब हम यहाँ पर लगाते हैं न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है h। इनिशियल वेलोसिटी, देखिए इस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में ये पहले ऐसा सीधा जा रहा था ना, तो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर था तब इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या थी, तब इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगी। यहाँ पर आएगा t प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम इसका कैलकुलेट करते हैं इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब ये नीचे के डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका क्या एक्सेलरेशन होगा। देखिए एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल टू ma। और F की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, F की जगह पर लिख सकते हैं QE इज इक्वल टू ma। और Q की जगह पर क्या लिखेंगे, अगर इसका चार्ज E है तो ये स्मॉल e कैपिटल E मास इनटू एक्सेलरेशन। सो द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन विल बी EE अपॉन m। तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे। So this is the acceleration, small e capital E डिवाइड बाय m। अब टाइम की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए टाइम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, पार्टिकल यहाँ से यहाँ आने तक जितना टाइम लगाएगा उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ आने तक लगेगा। ये पार्टिकल जैसे जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक आगे बढ़ रहा है, इस फर्स्ट पोजीशन से इस पोजीशन तक आ रहा है, तो जितने टाइम में यहाँ तक पहुंच रहा है उतने ही टाइम में ये इस तरफ जा रहा है, नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, तो दोनों टाइम अल्टीमेटली सेम होंगे। और ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करनी है, टाइम की। तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम है t, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, इस टनल की जितनी लेंथ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी लेंथ है, कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा और कितनी स्पीड से करेगा, v से करेगा। सो दिस विल बी l अपॉन v। इसके बाद में हम लोग यहाँ लिखेंगे h इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, दिस विल बी 0 एंड द फॉर्मूला विल बी 1/2 EE। डायरेक्ट लिख देते हैं, h इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ E कैपिटल E अपॉन m एंड l अपॉन v। अब इसमें देखिए क्या क्या कांस्टेंट है, तो आंसर है कि ये हाफ, ये कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लस से माइनस की तरफ, इसको भी चेंज नहीं किया जा रहा। इसके अलावा लेंथ ऑफ द टनल ये भी नहीं चेंज होगी, और जितनी वेलोसिटी से हमने उसको भेजा था वो वेलोसिटी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने के बाद नहीं बदलेगी। इसकी जो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सामने की डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, v वेलोसिटी। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये बताएंगे कि बाकी सब कांस्टेंट है, सिर्फ अगर इसको लेते हैं, अगर हम सिर्फ इसकी बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ लिखा जाएगा h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू E अपॉन m। और अगर आप ऐसा कंसीडर करते हैं कि इनके चार्जेस भी हमें नहीं पता, अगर हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि इनके चार्जेस भी हमें नहीं पता है, तो उस समय पे हम इसको E नहीं लिखेंगे, उस समय पे हम इसको किससे डिनोट करेंगे, हम इसको Q से ही लिखेंगे एंड द फॉर्मूला विल बी QE अपॉन m। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, QE अपॉन m आ जाएगा। और यहाँ पर भी इसकी जगह पर भी क्या लिख देंगे, Q लिख देंगे, इसकी जगह पर भी क्या लिख देंगे, Q लिख देंगे। तो Q अपॉन m को यहाँ छोड़ देंगे, बाकी सब कांस्टेंट है। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू चार्ज अपॉन मास रेशियो। तो चार्ज टू द मास रेशियो है वो क्या है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है। तो देखिए जिसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पर थर्ड पार्टिकल का डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है, तो थर्ड पार्टिकल जो है इट हैज हाईएस्ट डिफ्लेक्शन। अगर इसका हाईएस्ट डिफ्लेक्शन है देन इट्स चार्ज अपॉन मास रेशियो विल बी हाईएस्ट देन द अदर पार्टिकल्स। तो इसका चार्ज अपॉन मास का रेशियो भी क्या आएगा, हाईएस्ट आएगा। तो बेसिकली चार्ज अपॉन मास, जो डिफ्लेक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, डिफ्लेक्शन चार्ज अपॉन मास के रेशियो पे डिपेंड करता है। तो जिसका चार्ज अपॉन मास का रेशियो ज्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन भी ज्यादा। सो दिस इज द आंसर ऑफ द 14th क्वेश्चन।
अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 15th क्वेश्चन की। कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू द स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर on a side whose plane is parallel to the yz plane। ओके, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बता रखा है और आपको ये बताना है कि कितना फ्लक्स पास होगा। इसके बाद में ये पूछ रहा है कि फ्लक्स में क्या चेंज आएंगे अगर स्क्वायर को 60 डिग्री के एंगल पे रख दिया जाए। ये एंगल वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इस टाइप का हम क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल पर होगा तब फ्लक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। उस क्वेश्चन में ये बता रखा था कि जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है तो उसका एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री। सो नाउ वी विल डिस्कस द 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, कार्टेशियन सिस्टम, एक्स, वाई एंड जेड। और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बता रखा है, इन दिस डायरेक्शन। और इसके सामने यहाँ पर ये सरफेस रखा गया एंड दिस इज द वाई जेड प्लेन। ये सरफेस कौन से प्लेन में रखा गया, ये वाई जेड प्लेन में रखा गया। आपको बताना है कि इससे कितना फ्लक्स पास होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, तो इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी। सबसे पहले तो एंगल बताना पड़ेगा, एंगल कितना होगा, एरिया वेक्टर। अगर मैं इसका एरिया वेक्टर लेता हूँ दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और अगर मैं इस तरफ खड़ा हूं तो एरिया वेक्टर मेरी तरफ आएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और यही डायरेक्शन किसकी है, यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। अब आपसे इसके ए पार्ट में फ्लक्स पूछा गया है तो फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। यहाँ cos 0 डिग्री आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 3 इंटू 10 टू पावर 3, 3 इंटू 10 टू द पावर 3। एरिया, इसकी जो साइड्स हैं वो ये बता रखी हैं 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर बता रखी है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस विल बी 10 टू द पावर -2। मल्टीप्लाई कर देंगे इससे और मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 10 टू द पावर -1 मीटर आएगा। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर कर देंगे, साइड का स्क्वायर कर देंगे एंड दिस विल बी 10 टू द पावर -2। तो एरिया की जगह लिखेंगे 10 टू द पावर -2 और cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 रह जाएगा, ये 10 टू द पावर 3 और ये -2, तो फ्लक्स आएगा 30। और यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर, दिस विल बी द यूनिट। तो 30 फील्ड लाइंस निकलेंगी इसमें से, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से 30 फील्ड लाइंस जाएंगी। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस सरफेस को, इसी सरफेस को, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है, ये इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो इसका एरिया वेक्टर है वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब क्वेश्चन में क्या चेंज किया गया, क्वेश्चन में ये चेंज किया गया कि ये सरफेस को इस तरह से रख दिया गया। सरफेस को ऐसा रख दिया गया तो ये इसका एरिया वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो अभी भी यही है। और ये कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, 60 डिग्री एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ओके, तो यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट कर देंगे, ई ए कोस 60 आ जाएगा। सो फाई ई इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3। एरिया अभी कैलकुलेट किया था हमने 10 टू द पावर -2, कोस 60 हाफ, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल करोगे ये 1.5 आ जाएगा। सो फाई इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10, ये सॉल्व करोगे 10 आएगा। सो दिस विल बी 15, फ्लक्स हाफ हो जाएगा, 15 न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द 15th क्वेश्चन। तो ऐसे आसान क्वेश्चन, सस्ते क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं इजीली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। What is the net flux of the uniform electric field through a cube of side 20 centimeter oriented so that its face are parallel to the coordinate planes? अब ये कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन था इसमें आपने एक सरफेस रखा था, अब सरफेस की जगह पर क्या रख दीजिए, क्यूब रख दीजिए। तो क्यूब रखेंगे तो नेट फ्लक्स तो 0 आएगा, फिर क्यूब रखेंगे तो नेट फ्लक्स आप कैलकुलेट करेंगे 15th 16th क्वेश्चन में।
तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। ये अब इस पर क्यूब रख दिया इसने, तो इस केस में क्या होगा, ये जो बैक वाला सरफेस है इसके साथ जुड़ेगा नेगेटिव फ्लक्स, तो यहाँ पे आप फ्लक्स निकालेंगे वो नेगेटिव फ्लक्स आएगा, और इस सरफेस के साथ अगर आप फ्लक्स निकालेंगे तो इस सरफेस के साथ जो फ्लक्स आएगा वो पॉजिटिव आएगा। दोनों की वैल्यू निकाल लेना, उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नेट फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, दोनों वैल्यू सेम होंगी, टोटल क्या आएगा, 0 आएगा। और ऊपर वाले सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो आंसर है 0, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ पे एंगल 90 है, तो इसके साथ फ्लक्स 0। इसी तरह से बॉटम सरफेस के साथ फ्लक्स 0, फ्रंट वाले फेस के साथ फ्लक्स 0, और बैक वाले फेस के साथ भी फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्यूब के जो बाकी सिक्स में से 4 फेसेस होंगे, टॉप, बॉटम, फ्रंट और बैक, ये जो फेसेस होंगे इन पर फ्लक्स होगा 0। सिर्फ 2 सरफेस के साथ फ्लक्स लिंक होगा, एक तो इस सरफेस के साथ जिसको मैंने डार्क कर रखा है, और एक ये फ्रंट वाले सरफेस इसके साथ। तो 2 सरफेस के साथ इसके साथ नेगेटिव होगा क्योंकि इसमें फील्ड लाइन एंटर कर रही है, और इसके साथ क्या होगा, पॉजिटिव फ्लक्स होगा क्योंकि फील्ड लाइंस क्या कर रही है, कम्स आउट, दे आर कमिंग आउट फ्रॉम दिस सरफेस। तो नेट फ्लक्स 0 आएगा 16th क्वेश्चन में। देखना इसको कैलकुलेट करके। 17th क्वेश्चन में दे रखा है, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स indicates that net outward flux through the surface of the box is 8.0 into 10 to the power 3 Newton meter square per coulomb. What is the net charge inside the box? Net charge पूछा गया, आपको फ्लक्स बता रखा है। गॉस थ्योरम लगानी है, इसमें कुछ भी नहीं करना। phi is equal to q upon epsilon naught, बस इससे कैलकुलेशन हो जाएगी कि कितना चार्ज है बॉक्स के अंदर। तो 17th क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये कह रहा है कोई ब्लैक बॉक्स है, कैसा भी बॉक्स हो, ब्लैक हो, व्हाइट हो, रेड हो, इमेजिनरी सरफेसेस है ये, और इसके सेंटर में एक चार्ज पड़ा है क्यू, और यहाँ से हमें पता है फील्ड लाइंस अराइज होंगी सब डायरेक्शंस में। तो कितनी फील्ड लाइंस अराइज हो रही है, इसने क्या बता रखा है, इसने बता रखा है कि पर मीटर स्क्वायर के अंदर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच आर अराइजिंग आर phi e is equal to 3 into not 3 8 into 10 to the power 3 8 into 10 to the power 3 Newton meter square per coulomb. So this will be the electric flux which is given to this surface. अब पूछ रहा है कि इस सरफेस में कितना चार्ज होगा, तो चार्ज कैलकुलेट कर देते हैं। गॉस लॉ तो लगानी है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो Q की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, सो द फॉर्मूला विल बी फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स इज गिवन 8 into 10 to the power 3 एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे 8.85 into 10 to the power -12, और इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 70 के आसपास आएगा, और पावर कितनी हो जाएगी, -12 और 3, ये हो जाएगा 70 into 10 to the power -9। अब इसको माइक्रो कूलॉम में दे रखा है आंसर एनसीईआरटी में, तो इसको माइक्रो कूलॉम में भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट को 3 डिजिट इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, सो दिस विल बी 0.07, और पावर कितनी हो जाएगी 10 to the power -6। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.07 10 to the power -6 को लिख सकते हैं माइक्रो कूलॉम। तो माइक्रो कूलॉम में आंसर दे रखे, तो इसमें कैलकुलेट कर दिया आपने। अब ये क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका बी पार्ट और है, if the net outward flux through the surface of the box were 0, could you conclude that there were no charge inside the box? अगर ये कह रहे किसी सरफेस के साथ नेट फ्लक्स 0 आएगा, जैसे ये सरफेस था तो बोल रहा है कि इसका नेट फ्लक्स 0 आ रहा है, नेट फ्लक्स 0 आ रहा है, तो इसका मतलब जितनी फील्ड लाइंस इसमें एंटर कर रही होंगी उतनी फील्ड लाइंस क्या कर रही होंगी, दूसरे सरफेस से बाहर आ रही होंगी। तो इनगोइंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इस केस में नेट फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा। तो नेट फ्लक्स अगर 0 है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या नहीं है, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका फ्लक्स 0 है, टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स बोल दीजिए या टोटल फ्लक्स इसका 0 है, तो उस केस में आपको बताना है कि इसके अंदर कितना चार्ज है। तो हम लोग तो गॉस लॉ लगाएंगे,
गॉस लॉ क्या कहती है? गॉस लॉ कहती है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप चार्ज की वैल्यू फाइंड करोगे, फॉर्मूला लगाओगे फाई ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज इक्वल टू फाई ई मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। इसके बाद फाई ई की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में क्या गिवन है? नेट फ्लक्स 0 है इसका, तो यहाँ 0 इंटू एप्सिलॉन नॉट करोगे 0 आ जाएगा। सो द देयर विल बी नो चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो इस क्लोज सरफेस में कोई भी चार्ज नहीं होगा। ओके, ये 17th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसने पूछा कि एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। 18th क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक क्यूब है, उसके डाउन जो फेस है, नीचे वाला जो फेस है, मैं बॉटम फेस, उससे कितना फ्लक्स पास होगा। डायग्राम में एक क्यूब दे रखा है और ये इसका बॉटम सरफेस है, इससे फ्लक्स पूछा जा रहा है और इसके सेंटर में यहाँ पर एक चार्ज पड़ा है। तो टोटल फ्लक्स हमें पता कितना आएगा? टोटल तो आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक फेस के साथ कितना लिंक होगा? 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो फ्लक्स विद द वन फेस, एक फेस के साथ लिंक होगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। इसके थ्रू आंसर निकाल लेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको डिस्कस नहीं करेंगे अभी। 19th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन में पॉइंट चार्ज दे रखा है 2 माइक्रोकूलम का, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो इसमें हमें सरफेस तो चाहिए ही नहीं, नेट फ्लक्स निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? सिर्फ गॉस थ्योरम ही तो लगानी है। अब जैसा भी सरफेस है, ठीक है, आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है ना। क्वेश्चन में चार्ज गिवन है, तो चार्ज की वैल्यू पुट कर देंगे। 2 माइक्रोकूलम लिखा हुआ है तो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम लिख देंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करते ही 18th क्वेश्चन का फ्लक्स आ जाएगा। नोट 18th, 19th क्वेश्चन। ये 19th था, ये वाला 18th क्वेश्चन था, क्यूब वाला। तो फ्लक्स निकालने के लिए सरफेस एरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर चार्ज पता है हम तब भी फ्लक्स बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रखा है a point charge causes an electric field of -1 into 10 to the power 3 to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge. Okay, if the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface and what is the value of the point charge? चार्ज भी बता देंगे और फ्लक्स की वैल्यू भी बता देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दो केसेस बता रखे हैं। सबसे पहली बात, इसमें आपको फ्लक्स गिवन है कि कितनी फील्ड लाइंस अराइज हो रही हैं किसी भी चार्ज से, वो इसमें बता रखी है। नेगेटिव दे रखा है फ्लक्स, अगर फ्लक्स नेगेटिव दे रखा है तो चार्ज भी जरूर क्या होगा? सेंटर में नेगेटिव ही होगा, इसीलिए फ्लक्स नेगेटिव दिया गया 1 इंटू 10 टू पावर 3। और ये कौन सा क्वेश्चन है? ये 20th क्वेश्चन है। तो 20th क्वेश्चन में आपको दे रखा है फ्लक्स और एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बता रखा है। सो दिस इज द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये शेल नहीं है, इसको डॉटेड लाइन से बनाएंगे, सॉलिड लाइन से नहीं बनाएंगे। सो दिस इज द गॉसियन सरफेस और इसमें से फील्ड लाइंस अराइज हो रही हैं, अराइज नहीं होंगी, इनगोइंग अंदर की तरफ जाएंगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। सो दिस विल बी द फील्ड लाइंस व्हिच आर गोइंग इनसाइड द गॉसियन सरफेस। सो दिस विल बी द फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस आएंगी इस चार्ज के चारों तरफ। ओके, अच्छा फ्लक्स कितना दे रखा है? फ्लक्स दे रखा है फाई ई इज इक्वल टू -1.0 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द फ्लक्स। नेगेटिव फ्लक्स है, इसीलिए तो मैंने जो एरोज है इनवर्ट डायरेक्शन में लगाई है, तो इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी रेडियली इनवर्ट्स होंगी। नेगेटिव चार्ज है, ऑब्वियसली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा, इसके फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया? फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि अभी इसकी गॉसियन सरफेस की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, बोल रहे रेडियस को डबल कर दें, कर दो। रेडियस को डबल करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्या फील्ड लाइंस का नंबर बदल जाएगा? देख लीजिए, अगर पहले 100 फील्ड लाइंस आ रही थी इस चार्ज की तरफ, तो अभी भी कितनी फील्ड लाइंस आ रही हैं? अभी भी 100 फील्ड लाइंस आ रही हैं। तो क्या नहीं होगा? सो देयर विल बी नो चेंज इन फ्लक्स। तो गॉसियन सरफेस को बड़ा छोटा करने से कुछ भी नहीं होगा। गॉसियन सरफेस तो वैसे भी इमेजिनरी सरफेस है, तो इससे फ्लक्स में चेंजेस नहीं आएंगे। इसका बी पार्ट, बी पार्ट ये पूछा गया कि इसके सेंटर में कितना चार्ज है। चार्ज तो हम लोग इससे बता देंगे, फाई ई इज इक्वल टू
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी यही करना था। तो चार्ज निकालना है तो क्या करेंगे, फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। फाई कितना दे रखा है, 1 इंटू 10⁻3, तो 1 इंटू 10⁻3 को मैं 10⁻3 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको सॉल्व कर लेना, पावर ही तो करनी है सॉल्व। कितना चार्ज आएगा, -8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। So this negative charge is at the center. तो ये 20th क्वेश्चन का आंसर है। 21st क्वेश्चन, a conducting sphere of radius 10 cm has an unknown charge। ठीक है, एक स्फीयर है, उसकी रेडियस अननोन है। If the electric field 20 cm from the center of the sphere is 1.5 into 10⁻³ Newton per coulomb points radially inwards, what is the net charge on the sphere? What is the net charge on the sphere? देखो ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपको याद आ जाएगा। देखिए सबसे पहली बात, इसमें स्फीयर बता रखा है। 21st या 22nd क्वेश्चन है, 21st क्वेश्चन। इसमें एक कंडक्टर स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, और इसकी जो रेडियस है वो बता रखी है 10 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस 10 सेंटीमीटर, और इस पे जो चार्ज है वो अननोन चार्ज है, लेकिन हमें ये पता है कि इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ये 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस है, ये स्मॉल आर दे रखा है, ये 10 सेंटीमीटर क्या है, ये कैपिटल आर दे रखा है, इसकी रेडियस बता रखी है। तो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपको यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड बता रखा है तो क्या सरफेस का चार्ज नहीं बता सकते? क्या फॉर्मूला लगाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, क्या फॉर्मूला था? ई आउटसाइड। कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट होता है तो कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन R स्क्वायर से। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड गिवन है, तो ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻³, इसकी वैल्यू रख देंगे 9 इंटू 10⁻⁹ 1/4π⁰ Q हमें पता नहीं है। डिस्टेंस दे रखिए 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 20 इंटू 10⁻⁻², इसको मीटर में लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसमें से सिर्फ एक ही तो क्वांटिटी अननोन है, तो चार्ज हम इजीली बता सकते हैं कि स्फीयर पर कितना चार्ज होगा। अगर स्फीयर पर चार्ज पता लग गया तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि इसके सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इस क्वेश्चन में वैसे गिवन नहीं है, अगर आप कैलकुलेट करना चाहें, मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया था उसमें लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे भी बताना था। बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था, पहले यहाँ पर चार्ज कैलकुलेट करेंगे, जैसे ही चार्ज कैलकुलेट करेंगे फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस का फॉर्मूला लगाए, क्या होगा? 1/4π⁰0 Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये 21st क्वेश्चन ऐसा होगा, इसको ट्राई करना। 22nd, a uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density of 80 microcoulomb per meter square. Find the charge on the sphere. What is the total electric flux leaving the surface of the sphere? चार्ज बताना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, बता सकते हैं? कौन बताएगा इसको, इस क्वेश्चन का आंसर? आपको इसमें एक कंडक्टिंग स्फीयर है, 22nd क्वेश्चन है ये, एक कंडक्टिंग स्फीयर है और इसके सरफेस पर